वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स क्या होता है। इसमें बेसिक आपको इतना ही समझना है कि व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वांट अ डिवोर्स, उन दोनों में डिवोर्स के बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है, देन दे कैन स्ट्रेट अवे गो टू द कोर्ट एंड फाइल फॉर अ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। जनरली डिवोर्स केसेस में कैसे होता है कि एक तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक को डिवोर्स चाहिए होता है और कोई दूसरा जो होता है वो अपोज करता है। इफ दैट इज द केस, देन दे हैव टू गो एंड फाइल अ प्रॉपर डिवोर्स केस विद ऑल द एविडेंसेस। दे हैव टू प्रूव कि अदर पार्टी हैज कमिटेड सम सॉर्ट ऑफ एन cruelty, maybe adultery, some ground under the law, and then they have to prove along with the evidences, और फिर उनको डिवोर्स मिल जाएगा। जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिवोर्स के डिसीजन के बारे में डिस्प्यूट नहीं है, उस वक्त म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स एक तरीका हो सकता है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को नो फॉल्ट डिवोर्स भी कहते हैं। उसको इसलिए नो फॉल्ट डिवोर्स कहते हैं क्योंकि इसमें एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस करने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए सबसे पहले हस्बैंड वाइफ, मे बी देयर फैमिलीज, और उनके सेपरेट लॉयर्स भी हो सकते हैं, उसमें एजेंट्स हो सकते हैं, सबको एक साथ आना पड़ेगा। दे हैव टू सिट एंड डिस्कस राउंड द टेबल व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिजॉल्व। तो इसमें एलिमनी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। तो एलिमनी कितना देना चाहिए, कौन किसको कितना एलिमनी देगा, हाउ इट हैज टू बी पेड, वेदर इट हैज टू बी पेड अपफ्रंट, लमसम और इन पार्ट्स, या इंटरिम मेंटेनेंस, हर महीना कुछ मेंटेनेंस देना है, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इफ देर आर किड्स इन्वॉल्व इन द मैरिज, तो बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी। अगर किसी एक हस्बैंड या वाइफ के पास बच्चों की कस्टडी जाएगी, तो दूसरा जो स्पाउस है वो बच्चों को कब मिल सकता है, कितने टाइम के लिए मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करके एक कॉमन ग्राउंड पे आना बहुत जरूरी है। इसमें जनरली पाया जाता है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस आ जाते हैं, या कई लोग होते हैं जो डिस्प्यूट्स जानबूझ के लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सोचने का तरीका होता है कि जब मैरिज हमारी तय हुई थी तो हमने इतना खर्चा किया था, इतना डाउरी दिया था, इतना गोल्ड आर्टिकल्स ये सब दिए थे, तो इफ वी आर डिसॉल्विंग द मैरिज वी शुड गेट ऑल दैट अमाउंट बैक। दूसरी पार्टी कहती है कि मगर हम क्यों दे, हमारा कुछ फॉल्ट ही नहीं है। बट हु इज गोइंग टू डिसाइड? एवरीबडी थिंक्स दे आर राइट इन देयर ओन प्लेस, बट अल्टीमेटली ये कोई केस तो नहीं है जो कोर्ट में जाके जज डिसाइड करने वाला है ऑन मेरिट्स। अल्टीमेटली म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेना है तो आपको सहमति वाले कॉमन ग्राउंड्स को ढूंढना है, एक दूसरे से डिस्कशन करके, और उसको इमीडिएटली एक पेपर पे जॉट डाउन करना है। वंस ऑल द डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व regarding property, alimony, child custody, visitation, etc., then this has to be documented through a proper MOU, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने डिसाइड तो कर लिया और एक्चुअल पिटिशन फाइल करने में बीच में कुछ समय है, तो उसमें पार्टीज जो है वो टर्न अराउंड हो जाती है, कोई इनको कुछ सिखाता है, मे बी देयर आर लॉयर्स और सम पीपल कनेक्टेड विद देम हु माइट मोटिवेट देम टू टेक सम डिफरेंट डिसीजन। तो ऐसे में बनाई हुई जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बिगड़ सकती है। तो इसलिए इमीडिएटली डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग आपने डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर दी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्चुअल म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का प्रोसीजर। नाउ फॉर दिस यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर लॉयर, you have to show this understanding to him, and then you have to collect all the relevant documents। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिससे कि प्रूव हो जाएगा कि आपकी एक लीगल वैलिड मैरिज हुई थी। उसके बाद मैरिज रिलेटेड प्रूफ्स हो गए, जैसे कि मैरिज इन्विटेशन कार्ड, मैरिज रिलेटेड फोटोज, या आपके आइडेंटिफिकेशन और करंट एड्रेस डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आपका करंट एड्रेस दिखाने वाला कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कि जैसे आपका कोई आप अगर रेंट पे रह रहे हो तो आपका रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको आपके पिटीशन के साथ अटैच करने हैं और आपको फाइल करने हैं। फाइल करने के बाद ये फाइल
डिपार्टमेंट रजिस्ट्री में चली जाती है और उसके बाद वहां का कोर्ट स्टाफ जो है वो चेक करता है कि इसमें कोई ऑफिस ऑब्जेक्शंस तो नहीं है, कहीं कुछ टाइपोग्राफिकल एरर, कोई मिस्टेक्स, कोर्ट फीस डेफिसिट है। तो ऐसे सारी जो छोटी-मोटी चीजें हैं, आपके लॉयर्स और उनका जो जूनियर स्टाफ है वो क्लियर करेगा। वंस दोस ऑब्जेक्शंस आर क्लियर्ड, देन द फाइल गोज़ टू द आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट उसको एक नंबर देगी। उसके बाद आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो ई कोर्ट्स के वेबसाइट पे जाके कि म्यूचुअल कंसेंट का पिटीशन आपका फाइल कब हुआ है और आपको फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब मिलना है। जब आपका फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मिल जाएगा तब हस्बैंड वाइफ और उनके लॉयर को सबको एक साथ आना है। कोर्ट आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा ऑन ओथ। जनरली जज आपको पूछेंगे कि आप ये डिवोर्स क्यों ले रहे हो? क्या आपका ये डिवोर्स लेने का जो डिसीजन है वो आपका खुद का है या किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया है? कहीं आप किसी के प्रेशर में आके तो ये डिसीजन नहीं ले रहे हो। एक बार आपने जज को बता दिया कि देखिए, हमने रिकंसिलिएशन के सारे एफर्ट्स हमने करके देखे हैं और सब कुछ फेल हो चुका है और अभी हमारा ये कॉन्शियस डिसीजन है कि हमको डिवोर्स लेना ही है। तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट आपकी फाइल जो है वो कोर्ट अपॉइंटेड एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, मैरिज काउंसलर, उनके पास भेजेगा। फिर उसी दिन आपको मैरिज काउंसलर के पास जाना है। वो आपसे यही सवाल पूछेंगे कि ये डिसीजन जो है वो आप कॉन्शियसली ले रहे हो क्या? आपके ऊपर किसी का प्रेशर तो नहीं है? क्योंकि देखिए, जनरली एक कोर्ट और जुडिशियरी का भी एक अटेम्प्ट यही होता है। ये आपको परसुएट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके आप ये मैरिज को बचाएं। मैरिज डिसोल्यूशन या डिवोर्स शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। दैट इज व्हाट द एंटायर सिस्टम विल एनकरेज यू। मगर अगर आपका डिसीजन कंफर्म है कि नथिंग डूइंग, वी आर गोइंग फॉर डिवोर्स, तो आपको कॉन्फिडेंटली मैरिज काउंसलर को बताना है कि हमने सारे रिकंसिलिएशन के अटेम्प्ट्स करके देखे हैं। हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स है, फैमिली है, सबने हमको समझाया है, मगर कुछ चीजें ऐसी है जो सुलझाई नहीं जा सकती और इसलिए दोनों के हित में या दोनों फैमिलीज के हित में यही है कि दोनों सेपरेट हो जाए और इसलिए जल्दी से जल्दी डिवोर्स लेना बहुत जरूरी है। तो एक बार ये आपने मैरिज काउंसलर को बता दिया, मैरिज काउंसलर उनकी एक रिपोर्ट बनाएगा और उस जज के पास भेजेगा। उसके बाद जज आपको 6 मंथ्स की डेट देगा, जिसको वेटिंग पीरियड कहते हैं या कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। तो ये 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड क्यों होता है? इसका रीजन यही होता है कि मे बी आफ्टर 6 मंथ्स यू वुड वांट टू रिकंसिडर योर डिसीजन। आपका मैरिज डिसॉल्व करने का या डिवोर्स लेने का जो डिसीजन था, शायद आपने बदल दिया है। बीच में ऐसी कुछ चीजें, इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस हो गई है जिससे कि आपको लग रहा है कि मे बी मेरा डिसीजन जो है वो बहुत एक हरिड डिसीजन था। मैं बहुत गड़बड़ करके या किसी के प्रेशर में आके इन्फ्लुएंस से ये डिसीजन ले रहा हूँ एंड मे बी आई वांट टू रिकंसिडर माय डिसीजन। देन ऑफ कोर्स यू कैन स्टिल विथड्रॉ योर कंसेंट। आप आपका डिसीजन बदल सकते हो। आप कोर्ट में आके जज को बोल सकते हो कि ठीक है, मैंने ये डिसीजन ले लिया था, मैंने डिवोर्स की पिटीशन फाइल तो कर ली, मगर मुझे अभी लग रहा है कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं मेरे लाइफ के लिए या मेरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये डिसीजन आप विथड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड सिनारियो, अगर आपको लगता है 6 महीने के बाद भी कि ये डिवोर्स लेना या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आपके फैमिली के लिए या आपके लिए खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप आपके डिसीजन के ऊपर कंफर्म है, तो यही फिर आपको 6 महीने के बाद जब आपकी कोर्ट की डेट आएगी तो आपको जज को बताना है। 6 महीने के बाद फिर से वही प्रोसीजर होगी जो पहले हुई थी। जैसे कि शुरुआत में आपने डिवोर्स की पिटीशन फाइल की थी, वैसे ही 6 महीने के बाद एक सेकेंड मोशन होता है। उसमें फिर से आपको जज को वही दोहराना है कि हमारा डिसीजन कंफर्म है, हमने डिवोर्स का केस फाइल किया है म्यूचुअल कंसेंट का, 6 महीने गुजर गए हैं और अभी भी हमको डिवोर्स लेना ही है। देन द कोर्ट विल अंडरस्टैंड दैट यू आर एब्सोल्युटली फर्म अबाउट योर डिसीजन एंड द कोर्ट विल इमीडिएटली प्रोनाउंस अ डिवोर्स ऑर्डर। ऑर्डर मिलने के बाद एक 8-10 दिन में आपको उस ऑर्डर का एक सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होगा और उसके बाद एक 8-10 दिनों में आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा। कभी-कभी ये होता है कि क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि देखिए, ये 6 महीने का पीरियड भी हमको नहीं चाहिए। हमको जो डिवोर्स है वो इमीडिएटली चाहिए। आपने देखा होगा या सुना होगा, वेस्टर्न कंट्रीज में 15-20 दिनों में भी डिवोर्स हो जाता है।
that system or that type of rules or legal system we don't have in India. मगर फिर भी एक तरीका है कि जिससे डिवोर्स जो है वो जल्दी खत्म किया जा सके। आप आपका डिवोर्स पिटिशन फाइल करने के बाद, आपका फर्स्ट हियरिंग होने के बाद, आप कोर्ट को एक एप्लीकेशन कर सकते हो टू वेव ऑफ द कूलिंग ऑफ पीरियड। उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये आप उसमें आपको इंक्लूड करना जरूरी है कि देखिए डिवोर्स का पिटिशन फाइल करने से पहले 18 मंथ्स तक हम सेपरेटली रिसाइड कर रहे हैं। हम दोनों में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं था या कोई भी एक दूसरे के साथ संबंध हमने रखे नहीं थे। सेकेंड पार्ट इज कि सारे रिकंसिलिएशन के एक साथ आने के जो अटेम्प्ट्स थे वो फेल हो चुके हैं। अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम दोबारा से एक साथ आ सकते हैं। तीसरी बात ये कि हमने हमारे बीच के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड हो सकता है, एलिमनी रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है, या चाइल्ड कस्टडी या विजिटेशन राइट्स, ये सारे इश्यूज को हमने रिजॉल्व कर दिए हैं। और लास्ट कि अगर ये 6 महीने का पीरियड आप रखोगे तो मे बी दैट इज ओनली गोइंग टू प्रोलॉन्ग आवर सफरिंग। तो ये सारी चीजें आपने अगर उस एप्लीकेशन में डाल दी और अपने कोर्ट को समझा दिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली कोर्ट विल कंसिडर दैट इन अ पॉजिटिव नोट एंड गिव यू एन अर्ली डेट ऑफ हियरिंग। और शायद आपको डिवोर्स जो है वो 2-3 महीने में भी मिल सकता है। इसलिए आपको ये सारी स्टेप्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर जानना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही आपको एक प्रॉपर लीगल एडवाइस और कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। देखिए इस सारे मामले में आपको कई लोग मिलेंगे या कई स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू दिस इशू मिलेंगे जो कि आपको समझाएंगे, बताएंगे कि ये प्रोसीजर ऐसे नहीं किया जा सकता, एंड दे विल ट्राई टू फाइंड आउट सम रीजंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू प्रोलॉन्ग योर एग्नी। उसमें उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। आपको एक अच्छे लीगल कंसल्टेंट को आपको अप्रोच करना है, उनसे सलाह लेके आपका डिवोर्स प्रोसीजर जो है वो इजीली और स्मूथली हो सकता है। और देखिए म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो होता है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल कंटेस्टिंग डिवोर्स। तो दोस्तों, होप दिस इंफॉर्मेशन was useful to you, and I would request you to kindly share it with your friends and family. Thank you so much.